तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं रोजगार विद अंकित भाटी बुक की सीरीज 4 लेकर आया हूं और इसमें भी हम जबरदस्त 50 क्वेश्चनों का पूरी जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, इस कंटेंट की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये कंटेंट रोजगार विद अंकित भाटी सर के द्वारा यानी टीम के द्वारा तैयार किया गया। और मैं इतना कह सकता हूं दावे के साथ कि रोजगार विद अंकित भाटी क्लास में भी उतना नहीं, यूट्यूब पर भी उतना जबरदस्त कंटेंट नहीं हो सकता जितना कि इस किताब में जबरदस्त तरीके से दे दिया गया है। पहले ही मैं बता चुका हूं। तो डियर फ्रेंड्स, समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करेंगे और जैसे ही आपकी रोजगार विद अंकित भाटी बुक का एनालिसिस खत्म होगा तुरंत एग्जामपुर बुक का भी यहीं पर एनालिसिस कराया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा इस बुक के एनालिसिस के बाद यानी जीएस के एनालिसिस के बाद तुरंत आपका रीजनिंग का कराया जाएगा और रीजनिंग के बाद आपका हिंदी का। और ये मात्र मैं बताना चाहूंगा दिसंबर से पहले हो जाएगा, दिसंबर से पहले हो जाएगा। तो समय का नुकसान ना करते पहले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो, क्या है? दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? तो ये 19/2/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। तो ये रूस की क्रांति में दिया गया था, रूसी क्रांति जो हुई थी उसमें दिया गया था। अब चलिए इसके बारे में बेहतरीन अध्ययन कर लेते हैं। जरूरी आपके लिए क्वेश्चंस नहीं है, जरूरी जो आपके ये व्याख्या दिया होता है ये जरूरी है। दुनिया के मजदूर एकजुट हो नारा रूसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। ठीक है। अगर बात करें अमेरिका की क्रांति के दौरान अमेरिकियों का नारा था, ठीक है, प्रतिनियुद्ध नहीं तो कर नहीं। अगर प्रतिनियुद्ध हमारा नहीं होगा तो सर हम कर नहीं देंगे। ये कैसा नारा दिया गया? ये जो अमेरिका की क्रांति थी। डियर फ्रेंड्स, अब जरूरी क्वेश्चंस जो बनते हैं आपको ये पता होना चाहिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं। तो 1776 ईस्वी में बात करें क्या हुआ? अमेरिका में क्रांति हुई। उससे पहले अमेरिका क्या था? तो अमेरिका उससे पहले गुलाम था। चलिए दोस्त, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की कि आपका जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? तो फ्रांस क्रांति की बात करें तो ये आपका 1779 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ जबरदस्त तरीके से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन 154 नंबर। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा 150 क्वेश्चन टोटल करा दिए गए। 154 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है। ठीक है, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो जरूरी यह है कि सरहदी गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको माय डियर फ्रेंड्स? खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें सीमांत गांधी भी इनका नाम था। क्या था? सीमांत गांधी भी इनका नाम था, ये भी आप जान लीजिए। और ये यही है जिनको क्या है, ठीक है, जिनको पुरस्कार मिला है। ठीक है। और अगर बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन का, तो लाल कुर्ती नामक आंदोलन किसने चलाया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लाल कुर्ती जो आंदोलन है ये चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, उसको डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हैं। अगर उसको नहीं देखा तो आपकी परीक्षा के लिए बेहतर उपयोगी, इसलिए देख लीजिए। केवल जीडी ही नहीं, इस किताब को इस कंटेंट के साथ तैयार किया गया कि किसी भी परीक्षा के लिए आप इसको देख सकते हैं अगर इसका एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा इसके बाद जस्ट एग्जामपुर की भी आएगी आपको। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। कोई भी ऐसी किताब जो जीडी के लिए जबरदस्त आपके लिए साबित होगी वो किताब का एनालिसिस करा जाएगा। और साथ में उड़ान का कंटेंट तैयार हो रहा है अक्टूबर मंथ का जबरदस्त तरीके से करंट अफेयर। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, जनवरी में पेपर होगा, तो आपको 3 महीने का करंट अफेयर जबरदस्त तरीके से याद रखना है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जब समय हो कम तो जीएस को आपको टारगेट बनाना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चंस को यहां देख लीजिएगा, उत्तर इसका आगे मिलेगा। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो भाई ये किसका था? बौद्ध का था, इस्लाम का था। तो इस्लाम का तो नॉट हो जाएगा। अब बौद्ध में तुम्हें सोच रहे हो ना, तो 3 ऑप्शन आप और भी देख लो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिएगा जरा, थोड़ा सा ऑप्शन हमने, हाँ ऑप्शन देखिए। अगर बात करें ईसाई दिया गया है और आपका दिया गया है जैन।
तो ईसाई और जैन नहीं होगा, इसका बौद्ध ही होगा, ये तो आपको पता है। अब अगर बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पर स्थित, नेपाल के अंदर स्थित है। अगर बात करें बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक शिक्षा कहां पर दिया माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा शिक्षा कहां पर दिया था, तो ये आपका सारनाथ शराबस्ती के अंदर दिया था। अगर सबसे पहला उपदेश जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, तो इन्होंने दिया था सारनाथ। और सारनाथ कहां पर सिचुएटेड है, बोले सिचुएटेड का मतलब स्थित है, तो वाराणसी के अंदर सिचुएटेड है। अगर बात करें दोस्त जिसको धर्मचक्र परिवर्तन, अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहां पर हुआ था। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कम समय में ज्यादा जानकारी देना ही हमारा लक्ष्य है। बोले तो गागर में सागर, जो यूट्यूब पे तुम 8-8 घंटे क्लास ले रहे हो उससे नहीं पूर्ण पड़ेगा। जबरदस्त तरीके से कम समय में अच्छे कंटेंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। देखिए, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था, तो बनवाया था कुमारगुप्त ने। नाम याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया। अगर बात करें ध्वस्त किसने कराया, भाई बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी था सेनापति जिसने करा दिया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त। ठीक है, क्या कराया था, ध्वस्त कराया था। यही तो बता रहे हैं, अब पढ़ के बताएं चाहे वैसे बताएं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं जिसके बारे में पॉइंट हमें पता ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आपको जिस चीज पे विश्वास है ना वही देना पड़ता है ना। अगर मैं बता दूं कि नहीं इससे अच्छा कंटेंट दे दूं तो कहेंगे नहीं सर, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। मतलब ये तुमको बताना है कि उससे संबंधित उत्तर प्रदेश का ही तो कथक होता है। भाई उत्तर प्रदेश का कथक, असम की कथकली नहीं, कथकली केरला। अगर उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा की होती, और पंजाब का मोहिनी अट्टम नहीं होता। मोहिनी अट्टम कहाँ का होता है, मोहिनी अट्टम होता है आपका कहाँ का दोस्त, अगर आपको मोहिनी अट्टम पता होगा तो केरला का होता है। कहाँ का होता है, केरला। अब इसको एनालिसिस को एकदम 100% और 100 बार स्टार लगा के कॉपी में लिख लो, एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा। तमिलनाडु की बात करें भारतनाट्यम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कथक, पंजाब का गिद्धा तथा भांगड़ा। एक क्वेश्चन से मैं बता दूं कि तुमको कराया जाता है, तो एक टाइम में तुम्हें केवल नृत्य कराया जाते हैं। 18 घंटे का तुम वीडियो नृत्य का देखे जा रहे हो, ठीक है। अगर असम की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य होता है। केरला की बात करें मोहिनी अट्टम और कथकली और मोहिनी अट्टम केरला का होता है। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का होता है। अगर धुआं हो रहा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जस्ट जो आपकी वीडियो आने वाली है वो रीजनिंग की आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड किया जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से किया जाएगा। और उसके बाद आपका हिंदी के बाद फिर मैथ कराया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जबरदस्त क्वेश्चन 157 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता डार्जिलिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी, तो क्या डाला गया था भाई, कांस्य डाला गया था। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की डार्जिलिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य से बनी थी। किससे बनी थी, कांस्य से बनी थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के घर से प्राप्त हुई थी। तो विशाल स्नानागार जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ वो कहां से, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। बात करें मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पर है, तो अकबर का मकबरा कहां पर, सिकंदरा के अंदर। अगर बात करें बाबर को पहले कहां दफनाया गया था, सिकंदरा में, बाद में कहां दफनाया गया, काबुल के अंदर दफनाया गया। चलिए अब अकबर की हम बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का जो दरवाजा किसने बनवाया, जिसको हम कहते हैं बुलंद दरवाजा, किसने बनवाया भाई, भाई साहब ये बनाया अकबर ने। अकबर की अगर बात करें तो 1605 ईस्वी तक इसने राज्य किया है। अगर बात करें औरंगाबाद में, हाँ अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अगर बात करें औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी का नाम है, जो पत्नी है उसी का बीबी का मकबरा बना है। अजमेर में ये देखिए मेन क्वेश्चन जो बनता है, संत जो है सूफी संत मैनुद्दीन चिश्ती के मकबरे की बात करें तो कहां पर दोस्त, अजमेर के अंदर स्थित हो जाएगा। कहां पर, अजमेर के अंदर। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहां देख लीजिए, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली की थी, यानी जो उत्तर भारत में मंदिरें थी वो किस वास्तुकला की थी, किस शैली में बनी थी। तो द्रविड़ होती है, नागर होती है, तो ऑप्शन को आप देखकर टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्त एक बार कहना चाहेंगे कि जोश को बरकरार रखिए, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जो उसको बना के रखिए, अपना 100% दीजिए, ठीक है, रिजल्ट मायने नहीं रखता है, ठीक है, अपना 100% आप दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हो जाएगा नागर शैली में। किस शैली में माय डियर फ्रेंड्स? नागर शैली में। अब बात करते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत का मतलब आपको समझना है, जो इंडिया को ऐसे आप देखते हैं, मतलब जो नीचे की साइड में प्रायद्वीपीय होता उसको हम कहते हैं भाई साहब दक्षिण भारत। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। जो समुद्री सीमा लगती है दक्षिण भारत की, जहां तमिलनाडु है, आपका केरला है, इसके बाद कर्नाटका है, तो ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं। उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में किसकी? तो अगर हम बात करें भाई नागर शैली, वास्तुकला किस शैली की थी? नागर शैली की। अगर बात करें मध्य भारत में नेसर शैली प्रचलित है। मध्य भारत की बात करें जैसे मध्य प्रदेश वगैरह क्षेत्र में, अगर जबकि दक्षिण में द्रविड़ शैली। तो आज ही कंटेंट को मेंटेनेंस रखना है भाई। देखिए आज तुमसे ये पूछा उत्तर भारत, कल पूछेगा उत्तर प्रदेश का बताओ, तो तुमको दिक्कत होगी, तो तुम डायरेक्ट मारोगे उत्तर प्रदेश। पूछे जम्मू कश्मीर में कैसी शैली चल रही थी भाई, तो जम्मू कश्मीर भारत के किधर है? मतलब उत्तर में है, तो भैया नागर शैली। अगर पूछे बताइए कर्नाटक में एक मंदिर बनी है, उसकी शैली बताइए, तो शैली तुमको द्रविड़ बतानी है, क्योंकि स्थित कर्नाटक कहाँ? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में कंटेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से 160 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 मिनट हो चुका है, तो थोड़ा समय अब हम कम लगाएंगे और फास्ट खींचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्या पूछा? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नहीं है पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो भैया भांगड़ा कोई शास्त्रीय नृत्य है क्या? अब तुम खुद समझ लो, भांगड़ा करोगे, ये कोई शास्त्रीय नृत्य, मतलब ये माना जाना नृत्य है, वो तो ठीक है, लेकिन ये भांगड़ा कोई शास्त्रीय नृत्य होता नहीं होता ना। कथकली केरला की है, मोहिनीअट्टम कहाँ का? भी केरला का है, उड़ीसी भी केरला का है। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली उड़ीसा तथा मोहिनीअट्टम भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, और भाई साहब 161 नंबर क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 ईस्वी में आया था। बात करते हैं अब जबरदस्त इसके व्याख्या पे। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष को तुम नोट करके रखो, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। पार्टी का नाम बंदे का लेबर पार्टी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का बैंक कहकर संबोधित किया था। दिवालिया बैंक का मतलब समझते हैं ना, जो पैसों का गमन कर दे और उसके बाद कहे मैं पागल हूं, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त, ठीक है। प्राचीन शहर लोथल, लोथल कहाँ स्थित है यही तो पूछा ना। तो प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल बन चुका है, ये कहाँ पर स्थित? गुजरात। अब भाई लोथल किस लिए फेमस था? तो आप बताएंगे बंदरगाह। सर बंदरगाह क्या होता है? तो बंदरगाह होता है जहां पर जो पानी वाली जहाज होती है खड़ी होती है आके, तो उसको कहते हैं बंदरगाह। अभी जो आपका श्रीलंका का चाबहार बंदरगाह है वो किसके कब्जे में आ चुका है? तो चाइना के कब्जे में। क्यों आ गया? सर इन्होंने इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया कि चला गया किसके हाथों में? चाइना के हाथों में। अब बात करते हैं लोथल। भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है तथा प्राचीन बंदरगाह है। गुजरात की अगर हम बात करें, क्वेश्चंस क्या बनेगा? धुआं करो। अगर बात करें गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ी चीज तो ये है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किसकी सीमा समुद्र से लगती है, तुम बताओगे गुजरात की। अगर तुमसे पूछे कि जो सरदार पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी है, सबसे लंबी प्रतिमा है गुजरात में है, ठीक है। कहां पर है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। तो ये सब क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब बात करते हैं, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्या जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की? तो डॉक्टर SR राव द्वारा की गई थी। मतलब जबरदस्त धुआं हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं दोस्त।
दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा तुमको मोटिवेशन संदीप महेश्वरी नहीं बल्कि हालात तुम्हारे देंगे और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य, बोले तो धमाका वाला क्वेश्चंस। भैया संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो बात करें तमिल। अब तमिल संगम साहित्य तमिल, इसका क्या नोटिफिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, और जबरदस्त तरीके से आ चुका। शस्त्र, पहले तो अस्त्र और शस्त्र में तुम अंतर बताओ क्या होता है, अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं, हिंदी में आएगा तुम्हारे, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम कब आया? 1959 में आया। बात करें 1959 में शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, तो 1959 में पारित हुआ था। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। 165 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर ये तुमको दिख जाए ना किसी क्वेश्चन में और तुमको कुछ ना आता हो तो इस क्वेश्चन को तुम टिक मार दिया करो, टिक 100% सही जाएगा। वैसे हमारा तुक्का ज़्यादा सही नहीं जाता, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जीएस में, ठीक है, कोई भी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में, मौलिक दस्तावेज होता है, मौलिक अधिकार कितने हैं बताइएगा? तो मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कर्तव्य का मतलब इतना तुम्हें देश के लिए करना है और अधिकार का मतलब इतना तुम्हें पाना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। संविधान वाला भी बाकी है, उसमें तुम करोगे पूरा, ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं। अभी तो तुम इतिहास पे ही पढ़े हुए हो। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? भाई तो 10 मंडल है ऋग्वेद के। कितने मंडल हैं ऋग्वेद के? 10 मंडल। और डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा पूरा अगर आप किताब को कर दे रहे हैं तो सिर्फ जीडी के लिए ही नहीं, कोई भी परीक्षाएं निकलेगी, कोई भी फॉर्म निकलेगा, जीडी तो तुम फतेह करोगे ही करोगे, उसके साथ कोई भी पेपर होगा ना उसमें प्लस पॉइंट तुम लेके बैठोगे, ठीक है, प्लस पॉइंट लेके बैठोगे। केवल इस किताब को सही तरीके से कर लो, ठीक। और इस चैनल पे क्योंकि एनालिसिस जबरदस्त तरीके से कराया जाता है, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं, सिर्फ किताब से नहीं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विभाजित किया गया। बात करें 2 से 7 सबसे प्राचीनतम अंश है, प्रथम में 10वें मंडल में, ठीक है, उसके बाद में जोड़ा गया। अगर बात करें 9वें मंडल में किसके सोम देवता के बारे में बताया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। किसने मंडल में है? तीसरे मंडल में। अगर बात करें जो जाति है ना ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य, तो ये 10वें मंडल में है। चलिए 167 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी, अब पल्लव की राजधानी तुमसे पूछ रहा, और पल्लव की राजधानी सिर्फ इसी में ही नहीं, तुम यूपी पुलिस का भी पेपर देने जाओगे पल्लव तुमसे पूछेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। पल्लव की राजधानी तुमसे पूछा और जबरदस्त तरीके से, इसीलिए मैंने, केवल इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तुम बताओ भाई क्या होगा पल्लव की राजधानी, ठीक है। ऑप्शन के लिए मैं समय दूंगा अब, ठीक है, बहुत हो चुका, तो क्या हो जाएगा भाई, दिया गया मुद्रे, विशाखापत्तनम, कांचीपुरम, तंजावर, और फंस रहा होगा तुम्हारा मामला कहां, तंजावर और कांचीपुरम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। ये देखिए कांचीपुरम हो जाएगा, ठीक है भैया। पल्लव की राजवंश की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगी। अगर मुद्रे पांडे वंश की राजधानी थी, अगर तंजौर की बात करें तो चोल वंश की राजधानी थी तंजावर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को तुम यहीं से कर लो तो ज्यादा अच्छा है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो होना था कहां पर, मद्रास के अंदर, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल गई जिसकी वजह से कहां पर कराना पड़ा, बंबई के अंदर कराना पड़ा। अब बंबई में कहां पर किया गया था, तो गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई भी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किसने किया, एलन एक्टिव ह्यूम के द्वारा कराया गया, एयू ह्यूम के द्वारा। अगर बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले बैठक में अध्यक्ष थे, यानी प्रथम जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी लिख के आता। अगर पूछे दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने, सॉरी इसके बाद कौन बने, बदरुद्दीन तैयब। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहले फारसी अध्यक्ष अगर पूछे दादा भाई नौरोजी, अगर पहले हिंदू अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं जबरदस्त तरीके से कि ऐतिहासिक फोहारा,
या फवारा गुलजार हौज निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर स्थित है ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज, हैदराबाद के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है और इस क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस केवल आपको ध्यान देना है। आप देख चुके हो क्वेश्चंस का आंसर, उससे कोई मतलब नहीं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था? तो तुम्हें पता होगा 600 ईस्वी पूर्व में भैया कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री, ठीक है, राजश्री, और राजश्री के लिए ही तो बवाला हुआ था और इसके भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन, ठीक है, तो हर्षवर्धन था। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसका जबरदस्त तरीके से हम करेंगे एनालिसिस। बात करें 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साल में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान था। अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। अगर राजेंद्र चोल की बात करें तो 11वीं शताब्दी और कृष्णदेव 16वीं शताब्दी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करें, पूछ सकता है क्वेश्चन, तो हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अगर पूछे कि आर्य समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अगर आत्मा समाज की तो आत्माराम पांडु रंग। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। चलिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है 172 नंबर क्वेश्चन कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर, क्या नाम है? तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारा तो जीएस पेपर में हो जाएगा, ठीक, तो वो यही कर दें, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। करिए जबरदस्त तरीके से। ऑप्शन ए है भाई उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। अब जितने भी क्वेश्चन आएगा उनका उत्तर छिपा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलिए लगाइए। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? असम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम इसका आंसर हो जाएगा। अगर असम दिख रहा है तो बात करें ऐतिहासिक स्मारक जो तलातल घर है वो असम राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगर बात करें उड़ीसा, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अगर बात करें विक्टोरिया मेमोरियल जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का अगर उत्तर पता है तो जरूर बताइए। पहले उत्तर बताइए। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रांसीसियों की जो उपनिवेश था तो कोचीन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पुदुचेरी, सी ऑप्शन कालीकट और डी ऑप्शन गोवा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा पांडुचेरी। क्या हो जाएगी? पांडुचेरी हो जाएगी। अब बात करते हैं भारत में तो ये राजधानी पांडुचेरी हो जाएगी। पुर्तगालियों की जो थी वो कोचीन के अंदर थी। कहाँ थी डियर फ्रेंड्स? तो कोचीन के अंदर थी। अब 174 नंबर क्वेश्चन को हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 174 नंबर की प्रागे ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? जो प्रागे ऐतिहासिक काल था उसका जो पहला युग था तो ए ऑप्शन नवपाषाण काल, बी ऑप्शन धातु युग, सी ऑप्शन ताम्र युग या आपका पुरा पाषाण युग। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? पुरा पाषाण युग कहा जाता था। तो प्रागे ऐतिहासिक काल के पहले युग को पुरा पाषाण युग कहा जाता था। अगर बात करें धातुओं के में सबसे पहले तांबा का आगमन हुआ तो तांबे के काल वाले को ताम्रपाषाण युग कहा जाता था। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस है भाई। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ये क्वेश्चंस भी जीडी में तुमको मिलेंगे, ये क्वेश्चंस भी जीडी में मिलेंगे और तुमको धुआं करेंगे, तो इसलिए इनको धुआं पहले कर दो। चलिए फ्रांस यात्री, और एक बात बता दूं, चाहे रेलवे हो चाहे जीडी हो, ठीक है, जो आपके सेंट्रल लेवल के वैकेंसीज होते हैं उनमें ज़्यादातर जो पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, तो उनको आप देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो कब आया था? 1665 ईस्वी में आया था। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें। चलिए ठीक है, जबरदस्त तरीके से बहुत तेज करेंगे क्योंकि भाई बहुत समय हो चुका है। बात करें फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1656 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में आया था, क्योंकि 1656 में तो इसी का होगा। इसने मुगल साम्राज्य उल्लेख इतिहास ट्रेबल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, एम्पायर, ठीक है, एम्पायर, तो ये किसने किया था? ये इसी ने किया था। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से, और इस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितने मील? तो 241 मील की दूरी तय की थी। अगर बात करें नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी तय की। नमक सत्याग्रह शुरुआत जो होती
वो 12 मार्च 1930 को हुई थी। कितने लोग के साथ? तो भाई 78 लोग इनके साथ थे। अगले क्वेश्चंस की कहाँ से शुरू हुई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। अगर बात करें अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि किनका मकबरा है, तो ये ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती का ही है। अगर बात करें अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी के अंदर स्थित है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और क्वेश्चंस का अब केवल स्टार उस्टार लगा दिया इन्होंने। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? किस वर्ष बनाया था ये क्वेश्चंस पूछा गया और इस पर स्टार लगा दिया इन्होंने। मतलब मामला टक्कर का कहीं चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑप्शन जो आपको मिलते हैं वो आपका 1526 तो हो नहीं सकता, 1601 भाई 1601 में 1502 में, ठीक है, तो 1502 में तो होगा नहीं, ठीक है। अगर बात करें 1526, इसका 1601 हो सकता है, इसका ऑप्शन ही गलत दिया गया, ठीक है। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है भाई। 1601 में अगर बात करें लास्ट में मरते समय कराया क्या? और ये 1534 में उतना बड़ा हुआ नहीं था। 26 में जब बाबर का राज है तो होगा नहीं, मतलब सब बेकार की चीज़ें हैं ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में, हाँ क्यों मनवाया? 72 में मनवाया गया ना। 1572 में अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सिकरी से बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। क्यों कराया गया था? क्योंकि इसने गुजरात को विजय लिया था, मतलब जीत लिया था। बात करें पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? जबरदस्त तरीके से पूछा गया, एक बार फिर से बोलते हैं द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन सरदार पटेल। अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा। तो आंसर्स इसका क्या हो जाएगा? भी महात्मा गांधी हो जाएंगे। अब बात करते हैं द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद जो है, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है। क्या लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है डियर फ्रेंड्स? तो सारे पुस्तक जो पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार डिस्कवरी ऑफ इंडिया को यूट्यूब पे जरूर पूरा देखें दोस्त, सारा इतिहास आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विजुअल आपको दिखाया जाएगा पूरी तरीके से। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपका मौर्य सम्राट, कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको विजुअल नहीं दिखाई दे। जैसे आपको दिख रहा कलिंग का युद्ध, तो उसमें कलिंग का युद्ध होता दिखाई देगा जबरदस्त तरीके से, मतलब लड़ते दिखाई देंगे, तो वो आपको विजुअल हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको देखें। अगर बात करें सरदार पटेल की जो पुस्तक थी भारत विभाजन नामक पुस्तक, किताब का रचना किया था। तो ये हो गया होगा, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट कीजिए दोस्त। अब देखिए जबरदस्त अगले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं 180 नंबर क्वेश्चंस के। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। अगर बात करें लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है, 181 नंबर क्वेश्चंस है। और अगर हम बात करें मज्म उल बहरैन, क्या नाम है? मज्म उल बहरैन, ठीक है। पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? लाला लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो भाई दारा शिकोह। अब तुम दारा शिकोह को नहीं जानते तो मतलब तुम खुद को नहीं जानते, कर रहे हो कंपटीशन तैयारी। दारा शिकोह मतलब औरंगजेब का भाई था, इससे पहले पढ़ा चुके, ठीक है। तो समय को ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक था दारा शिकोह। अगर बात करें बाबर ने क्या? तुजुक ये बाबरी, केवल यही तुर्की में लिखी गई थी, बाकी जितने हैं सब फारसी में लिखते हैं। ये हुमायूं की बहन ने लिख दिया गुलबदन बेगम, नाम देखिए जबरदस्त, गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा, ठीक है। अपने ही भाई की आत्मकथा इसने लिख दी थी। चलिए अब अगले आत्मकथा तो स्वयं लिखते हैं, अपने भाई के बारे में लिखा था। अगर बात करें भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण है हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विदिशा में स्थित है। कहां पर? विदिशा के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त,
ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर बात करें इसका निर्माण 110 ईस्वी पूर्व में हेलियोडोटस ने कराया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 183 नंबर 50 क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे और मात्र कुछ ही समय में, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चंस नाम मात्र के हैं, इसमें कम से कम कराए जाते हैं आपको 200 क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन का 4 से कम नहीं होता है, ठीक है। तो बात करें प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो शाक्य थे। अगर बात करें बौद्धों के काल के दौरान कपिलवस्तु का शासक शाक्य थे और शाक्य वैशाली शासक लिच्छवी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी में एक रहता तो किसी में 5 भी हो जाता है। अगर बात करें असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1671 ईस्वी में। सराय घाट का युद्ध 1671 में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुआ था। मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए असम की लड़ाई लड़ी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। 185 नंबर क्वेश्चन की बात करें। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम सूत्र कहा जाता है। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो जन्म कहां पर हुआ था? ठीक है, तो कुंडल वन में हुआ था, ठीक है, कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु नहीं, कुंडल वन हो जाएगा, ठीक है, पावापुरी कुंडल वन, ठीक है। अगर बात करें पावापुरी में हुआ था ना। अगर बात करें महावीर इनके जो श्रुति सूत्र कल्प सूत्र भाग जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और जबरदस्त क्वेश्चंस आ गया कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, भारत रत्न और निशान ये पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो भैया मोरारजी देसाई हैं, जिनको भारत रत्न भी मिला। कितने जबरदस्त आदमी हैं। और निशान ये पाकिस्तान भी मिला, ठीक है। वहां का जो सबसे निशान पाकिस्तान है और भारत का भारत रत्न है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन से, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन उसमें एक नहीं है? तो भैया रूस कहां से? कोई सभ्यता है रूस? पढ़े रूस सभ्यता ही नहीं, खत्म। मेसोपोटामिया सभ्यता हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे, मिस्र भी हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखा, बलूचिस्तान भी देखा, सिंधु घाटी भी देखा। तो ये सब सारे चीज़ दिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ एक बार तुम सिंधु घाटी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरा देख लो, हाँ। लेकिन अभी जीडी वाले मत देखिए, क्योंकि आपको परीक्षा पास करना भी, ठीक है, वो फीसेस वगैरह के लिए होता है। अगर बात करें किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नामक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? तो वेब मिलर ने किया था। अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने धरसाड़ा, ठीक है, में नामक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। अगर बात करें धरसाड़ा सत्याग्रह मई 1930 में हुआ था। अगर बात करें कार्ल्स बर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं। सोचो जब यहाँ बवाला हो रहा था तो अमेरिका ने भी आपका साथ दिया था। अब बात करते हैं वहाँ के पत्रकारों ने। अब बात करते हैं 189 नंबर पे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो रायगढ़ में, ठीक है। रायगढ़ की पहाड़ियाँ थी, वहाँ पहाड़ था पूरा, ठीक है। अब बात करें मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट, किससे कराया था? गंगा भट्ट पूछा जाता है, से अपना राज्याभिषेक कराया था। छत्रपति कहलाए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। अगर बात करें भगवती सूत्र जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ है जैद अवेस्ता, ठीक है। और ताओ धर्म का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ताओ ते चिंग या दाओ दे जिंग, ठीक है। ऐसे हैं कि क्या बताएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 191 पे। वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अगर तुम उत्तर प्रदेश मार दोगे लेकिन उड़ीसा के अंदर स्थित है वाराणसी किला। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और जबरदस्त पुस्तक आ चुकी है रिपब्लिक। पुस्तक किसकी है? तो तुम बीए वगैरह किए होगे तो पता होगा, नहीं किए हो तो फिर भी पढ़ो। तो ये रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की। किसकी है? प्लेटो की। अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। अगर बात करें प्लेटो सुकरात का क्या था? शिष्य था और शिष्य या अरस्तु का गुरु कहते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले, ठीक है, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको
ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की थी। अगर बात करें भीखा जी कामा जर्मन के स्टुटगार्ट नगर में भारत की प्रथम तिरंगा झंडा फहराने वाली प्रसिद्ध हैं के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 194 पर। और अगर बात करें भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है, तो अमर जीवन है। क्या है? अमर जीवन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि 1774 में, ठीक है, न्यायालय को किस शहर में पोर्ट विलियम के को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले किस एक्ट के तहत? तो आपका एक आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जिस एक्ट के तहत क्या कराया गया था? स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कोलकाता। इसके पहले न्यायाधीश थे इलियास जिम्पे और 3 लोग इनके साथ में थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने, ठीक है, किसे हराया था? तो महमूद लोदी को, ठीक है। घाघरा की युद्ध में महमूद लोदी थी, ठीक है। घग्गर का युद्ध, ठीक है। अगर हम बात करें इब्राहिम पानीपत का हुआ तो महमूद लोदी नाम था, ठीक है। ये अफगानों के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है कि धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगर बात करें बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगर बात करें बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अगर बात करें अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। अगर बात करें अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम की उपाधि भी दी गई है। कुरान की बात करें तो अशोक का पुत्र था और इसे दिवासदन भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन बात करते हैं दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो हरिहर तथा बुक्का नामक ने। अगर बात करें दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। अगर बात करें राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की माय डियर फ्रेंड्स? तो दंती दुर्ग ने की थी। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 199 पर पहुंच चुके हैं और 200 क्वेश्चन आज पूरा हो जाएगा। बात करें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो अरुण आसफ अली थे, ठीक है। अगर बात करें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर के टैंक में मैदान किसने? तो अरुण आसफ अली ने फहराया था, ठीक है। अगर हम बात करें इस पर जबरदस्त क्वेश्चन की तो मंतगनी हजरा, ठीक है, भारत की क्रांतिकारी थी। उन्हें गांधी बुद्धि के नाम से भी जाना जाता था। तो 200 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का होगा डियर फ्रेंड्स, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई थी। तो इसके तहत ये सिविल सेवा IAS PCS बन सकते थे। तो अगर बात करें तो ये क्या थी? 1853 का चार्टर एक्ट था। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान। अगले सीरीज के साथ जबरदस्त दोस्त के साथ मिलते हैं।